Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with next lecture of statistics. So continuing with correlation and regression, we would now be solving some problems, some questions related to correlation and regression. So moving on to our very first slide. देखिए कोरिलेशन और रिग्रेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली क्या होता है कि इस चैप्टर में फार्मूलाज बहुत सारे हैं. सो किस प्रॉब्लम में कौन सा फार्मूला यूज़ करना है वो डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मिक्स्ड क्वेश्चंस दिए हैं. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको डिटरमाइन करना है कि किस इंफॉर्मेशन के साथ कौन सा फार्मूला लगेगा. तो वैसे जो है आसान है, बस इतनी चीज़ अगर आप डिटरमाइन कर पाएँ तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. So the first question is calculate the number of items यानी कि n कैलकुलेट करना है when standard deviation of series y is 10. r यानी कि correlation coefficient is 0.6. अब यहाँ पर आप देखिए आपको जो है theoretical फॉर्म में कुछ लिख के दिया हुआ है sum of the यानी कि summation of product of deviation of x and y from actual means is equal to 150. यानी कि ये क्या दे रखा है sum यानी कि summation. ठीक है, समेशन ऑफ व्हाट, समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन लिया गया है x और y का उनके एक्चुअल मीन से. तो ये देखो x का x बार से डेविएशन, y का y बार से डेविएशन और इनके प्रोडक्ट का समेशन लिया गया है. नेक्स्ट है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ x फ्रॉम एक्चुअल मीन. तो x का उसके एक्चुअल मीन से डेविएशन, ठीक है, फिर जो है उसका स्क्वायर, उसका समेशन, यानी कि ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं. अब देखिए सबसे पहले तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं y का. सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 10. फॉर्मूला होगा सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, इस पूरे का रूट. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं. तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया और इधर साइड से रूट हट गया. तो ये हो गया सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 100. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 100n इज इक्वल टू सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर. तो ये हमारे पास जो है एक इक्वेशन आ गई. अब जो है हमको क्या वैल्यूज दे रखी हैं, ये सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला इन वैल्यूज से बन सकता है. सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला सिग्मा स्मॉल x इंटू स्मॉल y डिवाइडेड बाय रूट सिग्मा स्मॉल x स्क्वायर इंटू सिग्मा स्मॉल y स्क्वायर. तो स्मॉल x मतलब x माइनस एक्स बार, स्मॉल y मतलब y माइनस वाई बार. तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू यानी कि हमको दे रखी है ये 150, तो यहाँ पर 150 पुट किया. सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर यानी कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है 125, तो 125 पुट किया. फिर सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये निकली थी 100n, तो उसकी जगह पे 100n रख दिया. और कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू ये दे रखी है 0.6, ये पुट कर दी. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 5 निकल के आएगा. ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं. सो लेट्स सॉल्व इट. 0.6 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय, दिस इज रूट 125. सो रूट 125 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का क्यूब है तो एक 5 में बाहर निकाल ले रही हूँ रूट के, और ये 100n है तो 100 10 इंटू 10, एक 10 बाहर निकाल लिया मैंने रूट के. ये अंदर क्या बचा, 5n बचेगा, 5n. ठीक है, अब ये 0 और ये 0 कैंसल्ड आउट. ठीक है, ये हो गया 5 3 ज़ा 15. अब इसको जो है लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, रूट 5n इज इक्वल टू 3, और ये इधर आ जाएगा नीचे 0.6, 0.6 पॉइंट हटा के ऊपर 0 लग गया, ये 6 5 ज़ा 30 हो गया. ये हो गया रूट 5n इज इक्वल टू 5. दोनों तरफ जो है स्क्वायर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25, और ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल टू 5. इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे. देखिए हर क्वेश्चन में मैं सॉल्व करके शायद नहीं दिखाऊं, बिकॉज दीज थिंग्स आर बेसिक मैथमेटिक्स. ठीक है, बॉड मास का फॉर्मूला लगाना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिविजन स्क्वायर स्क्वायर रूट लेना, ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से पहले आप लोगों को आनी चाहिए है. ठीक है, सो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये बताने वाली हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कौन कौन से फॉर्मूलाज में कब वैल्यूज पुट करनी है. बाकी सॉल्यूशन जो है, जो सॉल्व करने का प्रोसेस है मैथ्स वाला, वो आप खुद से भी कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू अनदर स्लाइड.
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा है सॉल्व करने में उतना ही आसान है। ये देखिए, अ कंप्यूटर वाइल कैलकुलेटिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का कैलकुलेशन थ्रू अ सॉफ्टवेयर हो रहा था। तो उसमें क्या हुआ, दो वेरिएबल थे x और y, ठीक है, और ये रिजल्ट्स आए n इज इक्वल टू 30, ठीक है, सैम्पल साइज 30 था हमारा, सिग्मा x 120, सिग्मा x स्क्वायर 600, ये कैपिटल x दे रखे हैं, याद रखना कैपिटल x और स्मॉल x का बहुत ध्यान रखना है। कैपिटल x मतलब एक्चुअल वैल्यूज पर बेस्ड है और स्मॉल x मतलब डेविएशन x माइनस एक्स बार, स्मॉल y मतलब y माइनस वाई बार, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो ये कैपिटल x है, sigma x is equal to 120, sigma x square is equal to 600, sigma y is equal to 90, sigma y square is equal to 250 and sigma x into y is equal to 335. अब देखिए हुआ क्या, it was discovered at the time of checking that it had copied down two pairs of observations as this. भाई चेकिंग करते टाइम जब दोबारा से रीचेक किया गया तो ये देखा गया कि दो वैल्यूज गलत फीड कर दी गई थी, दो पेयर्स, ठीक है, x और y के दो पेयर 8 और 10, 12 और 7, ये गलत फीड कर दिए गए थे, जबकि करेक्ट वैल्यूज क्या थी उन पेयर्स की 8 एंड 12, 10 एंड 8, ये करेक्ट वैल्यूज थी। तो अब हमें जो है करेक्ट वैल्यू कोरिलेशन कोएफिशिएंट की भी फाइंड आउट करनी है। हाउ, उसके लिए हमें सबसे पहले इन सम्मेशंस की करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फिर देखिए करेक्ट सिग्मा एक्स, तो जो ओरिजिनल सिग्मा एक्स आपको दे रखा है दैट इज द समेशन ऑफ एक्स वैल्यूज, वो लिखा 120। अब जो रॉन्ग वाली एक्स वैल्यूज थी उसको लेस कर दो उसमें से, तो 8 एंड 12 ये माइनस हो जाएगा, और ये करेक्ट वैल्यूज थी तो 8 एंड 10 ये ऐड हो जाएगा, ये आ गया 118। ऐसे ही सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो मतलब ये एक्स स्क्वायर वैल्यूज का समेशन है। सो इनकरेक्ट वैल्यू 600, ये रहा 600, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे स्क्वायर ऑफ रॉन्ग वैल्यूज, तो देखो 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, ये माइनस कर देना है, और जो करेक्ट वैल्यूज है इधर 12, सॉरी नॉट 12, करेक्ट वैल्यूज 8 एंड 10, इनके स्क्वायर को ऐड कर देंगे, सो 8 8 64 एंड 10 इंटू 10 100, ये आ गया करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर, दैट इज 556। फिर देखिए नेक्स्ट वी हैव सिग्मा वाई एंड सिग्मा वाई स्क्वायर, तो सिग्मा वाई की इनकरेक्ट वैल्यू इज 90, तो ये लिया 90। अब जो है y की इनकरेक्ट वैल्यूज है 10 और 7, उसको लेस कर देंगे, और करेक्ट वैल्यूज है 12 एंड 8, इनको ऐड कर देंगे, ये आ गया 93। ऐसे ही करेक्ट सिग्मा y स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो जो इनकरेक्ट सिग्मा y स्क्वायर था उसकी वैल्यू ली 250, 250 माइनस जो इनकरेक्ट वैल्यूज थी 10 और 7, इनका स्क्वायर माइनस कर दो, सो माइनस 10 स्क्वायर 100, माइनस 7 स्क्वायर 49, और जो करेक्ट y वैल्यूज थी ये 12 और 8, इनके स्क्वायर को ऐड कर दो, सो प्लस 144 एंड प्लस 64, ये आ गया 309। देन सिग्मा एक्स वाई विच इज 335, ये भी इनकरेक्ट वैल्यू है, सो 335 ये इनकरेक्ट वैल्यू है। अब इसमें x और y का मल्टीप्लिकेशन का समेशन लिया गया है, तो ये जो इनकरेक्ट वैल्यूज थी इनका भी x और y पेयर का मल्टीप्लिकेशन लेना है, सो 8 इंटू 10 एक पेयर है, सो 8 इंटू 10 दैट इज 80, 12 इंटू 7 ये माइनस कर देने हैं पेयर्स। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये पेयर्स दे रखे हैं, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, फिर ये दूसरे पेयर में x की वैल्यू, y की वैल्यू, सो 8 इंटू 10 80, 12 इंटू 7 दैट इज 84, ये हमको जो है माइनस कर देना है। फिर जो करेक्ट वैल्यूज हैं वो ऐड कर देनी है, सो x इंटू वाई 8 इंटू 12, ठीक है, और यहाँ पर 10 इंटू 8, सो 8 इंटू 12 और 10 इंटू 8, ये वैल्यूज हम ऐड कर देंगे, ये आएगा 347। तो ये सबसे पहले हमने क्या किया है, करेक्ट वैल्यूज निकाली हैं। करेक्ट वैल्यूज निकाल के सिर्फ अब हमको फॉर्मूला में पुट करनी है, करेक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ, ओरिजिनल वैल्यूज एक्चुअल वैल्यूज वाला, सो r इज इक्वल टू n दैट इज 30 इंटू सिग्मा एक्स वाई, तो करेक्ट सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है 347, माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, तो करेक्ट वैल्यूज है सिग्मा एक्स की 118, सिग्मा वाई की 93, डिवाइडेड बाय n दैट इज 30 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 556, माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर दैट इज 118 का स्क्वायर, देन n यानी कि अगेन 30, सिग्मा वाई स्क्वायर दैट इज 309, सो 30 इंटू 309 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर दैट इज 93 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा माइनस 0.4311, और माइनस का साइन हमको क्या शो करता है, माइनस का साइन रिलेशनशिप शो करता है, सो माइनस का साइन मीन्स नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स x एंड y। सो इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 0.3, यानी कि हमको r दे रखा है 0.3. देन कोवेरियंस इज 9, कोवेरियंस दे रखा है. वेरियंस ऑफ x इज 16 दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन y सीरीज का फाइंड आउट करना है. क्लियरली दिख रहा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा. कोरिलेशन कोएफिशिएंट विच इज 0.3 इज इक्वल टू कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. ये फॉर्मूला लगेगा. सो कोरिलेशन की वैल्यू 0.3, कोवेरियंस की वैल्यू 9 और नीचे आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. या तो ऐसे लिख लो डायरेक्टली कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, या फिर रूट ऑफ वेरिएंस ले लो, एक ही बात है. ठीक है, क्योंकि वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही होता है. सो यहाँ पर जो है वेरिएंस ऑफ x हमको दे रखा था 16, तो ये 16 का रूट बाहर आ गया 4, और वेरिएंस ऑफ y ये रूट में ही है. इसको जो है हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7.5 के बराबर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन इज 0.75 and the sum of squares of the difference in the ranks is 30. Find the value of n. तो रैंक वाला जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट था वो हम कैसे निकालते थे, फॉर्मूला क्या था, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n. तो यहाँ पर r की वैल्यू आ गई 0.75 विच इज गिवन. फॉर्मूला 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, तो ये सिग्मा डी स्क्वायर आपको दे रखा है 30. सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस इन रैंक, तो रैंक्स के बीच में जो डिफरेंसेस है उसके स्क्वायर का सम यानी कि सिग्मा डी स्क्वायर आपको दे रखा है 30 डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन. एन की वैल्यू ही फाइंड करनी है. ये हमारी इक्वेशन बन गई है. अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपली इसको सॉल्व करते जाना है, दैट्स इट. सो 30 इंटू 6 इज 180 डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन. इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो गया और ये 0.75 इस तरफ आ जाएगा, तो 1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 0.25. फिर जो है एन क्यूब माइनस एन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊपर चला जाएगा और 0.25 इधर नीचे आ जाएगा. सो 180 डिवाइडेड बाय 0.25, दिस वुड बी इक्वल टू 720. अब n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n कॉमन ले लिया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में. 720 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 80. फिर जो है 80 को हम लिख सकते हैं 81 माइनस 1. फिर 81 को हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर माइनस 1. अब आप देखो, जिस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ था उसी फॉर्म में राइट हैंड साइड भी आ गया. n, ये n का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 9 है. अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते कि n क्यूब माइनस n है, ठीक है, तो उसको अगर जो है हम थोड़ी दूसरी तरीके से सॉल्व करते, जैसे कि फॉर एग्जांपल n कॉमन ले लिया और यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1 ले लिया, तो और भी तरीकों से इसको सॉल्व किया जा सकता है मैथमेटिकली, बट ये जो है सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, क्योंकि और जो तरीके हैं उनसे जो है कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आंसर भी प्रॉपरली निकल के नहीं आएगा. सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ n. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. और ज़्यादातर एक चीज़ और याद रखना, जब इस तरीके के क्वेश्चंस दे रखे होते हैं ना, तो ज़्यादातर ऐसी ही वैल्यूज़ दी जाती हैं जिससे कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या लेंदी नहीं हो, स्पेशली जब ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं. सो थोड़ा सा बस वहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है. पेपर में दे डू नॉट वांट टू चेक कि मैथमेटिकली आप कैलकुलेशन कितना अच्छा कर सकते हो, दे जस्ट वांट टू चेक योर स्टैटिस्टिकल स्किल्स. तो इसीलिए ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं जहाँ पर इस फॉर्मेट में आप वैल्यूज़ को लिख सकें. अदरवाइज अगर हम इसको पूरा सॉल्व करने बैठेंगे ना, n स्क्वायर माइनस 1, फिर ये जो है 18 to 9 दैट इज 720 था, इसको इधर ले जाके माइनस में लिखेंगे माइनस 720 और पूरा जो है वो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट इज अगेन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का ही क्वेश्चन है. द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स, यानी कि n जो है वो 10 है, इन स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंटेंसी वॉज फाउंड टू बी 0.8. ठीक है, ये कोरिलेशन दे रखी है वैल्यू 0.8. इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड, बाद में ऐसा पता चला दैट द डिफरेंस इन रैंक्स इन द टू सब्जेक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज रॉन्गली टेकन एज 7 इंस्टेड ऑफ 9. मतलब 9 करेक्ट वैल्यू है, 7 गलत वैल्यू है. जब डिफरेंसेस लिखे जा रहे थे, ठीक है, रैंक्स के बीच में, तो तब क्या हुआ, तब जो है गलती से 7 लिख दिया गया और लिखना क्या था, 9. इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट द डिफरेंस इन रैंक्स इन द टू सब्जेक्ट्स obtained by one of the students, ठीक है, एक स्टूडेंट ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए थे उनके बीच का जो डिफरेंस था वो गलत कॉपी हो गया था, वो 7 लिख दिया गया था इंस्टेड ऑफ 9.
तो हमें जो है करेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर्मूला लिखो, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का R दैट इज 0.8 जो हमें दे रखा है इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n, तो n की वैल्यू 10 दे रखी है, वो रख दी। इसको जो है हम सॉल्व करते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 क्यूब माइनस 10, ये इस साइड आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 1 माइनस 0.8 यानी कि 0.2 हो जाएगा। फिर ये 6 सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 इंटू 990 हो जाएगा। फिर ये 6 सिग्मा डी स्क्वायर, 6 को इधर ले आके डिवाइड कर देंगे, 0.2 इंटू 990 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो ये आएगा 33। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, ठीक है, सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आई है अभी केवल जो कि 33 है। अब हम जो है इसकी करेक्ट वैल्यू निकालेंगे, अभी तक तो ये रॉन्ग वैल्यू आई थी हमारे पास। सो करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, 33 जो कि इनकरेक्ट वैल्यू थी उसमें से माइनस करेंगे जो इनकरेक्ट वैल्यू लिख ली गई थी डिफरेंसेस इन रैंक की, विच वॉज 7, और जो करेक्ट वैल्यू थी उसको ऐड कर देंगे। सो माइनस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है, ये सिग्मा डी स्क्वायर है। हम फॉर्मूला में जो डिफरेंसेस आता है ना रैंक का, उसका स्क्वायर करके समेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये नहीं बोला गया था डायरेक्टली, आपको ये नहीं दिया गया था कि जो डिफरेंस है उसके स्क्वायर में कितनी गड़बड़ी हुई है। आपको तो एक्चुअल वैल्यू दी गई थी कि जो रैंक्स के बीच में डिफरेंस है वो कितना गलत कॉपी कर लिया गया और उसकी जगह पे सही वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, तो आप उनका स्क्वायर करेंगे। सो माइनस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, दिस वुड बी इक्वल टू 65। अब जो है ये हमारे पास करेक्ट वैल्यू सिग्मा डी स्क्वायर की आ गई, तो हम करेक्ट वैल्यू आर कोएफिशिएंट की भी निकाल सकते हैं, यानी कि करेक्ट वैल्यू कोरिलेशन की निकाल सकते हैं। सो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, अब हम सिग्मा डी स्क्वायर की करेक्ट वैल्यू रखेंगे विच इज 65 डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन, तो एन क्यूब माइनस एन यही होगा 10 क्यूब माइनस 10 विच इज इक्वल टू 990। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 0.606 विद अ प्लस साइन। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। देखो, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में आ तो नहीं सकता, ठीक है, ये सब्जेक्टिव वालों में आ सकता है, लेकिन आपको जो है हर तरीके से फॉर्मूला के फॉर्मेट्स चेंज करना आना चाहिए है, इसीलिए जो है इस तरीके का क्वेश्चन भी मैंने दिया है। सो द क्वेश्चन इज प्रूव दैट byx इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ठीक है, तो सिंपली इस चीज को कॉपी कर लो। r का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस बिटवीन x एंड y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, वो लिख लिया, और ये एज इट इज कॉपी कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैंसिल आउट होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, क्या बचा, कोवेरियंस। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला ओपन करके लिख लो, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n, और ये हो गया क्या, ये सिग्मा x इंटू सिग्मा x, तो ये उसका स्क्वायर हो गया, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर। सिग्मा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को, तो ये जो है x की स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, इसका रूट, और क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन 2 बार आ रहा है, इसका स्क्वायर है, तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, फिर देखिए ऊपर का तो एज इट इज रहेगा सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। अब यहाँ पर क्या होगा, ये रूट जो है वो रूट हट जाएगा, क्यों, क्योंकि पूरी चीज का स्क्वायर भी हो रहा है, तो इसीलिए रूट हट जाएगा। तो ये क्या बचेगा, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। जब n के ऊपर से रूट हटेगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो n के ऊपर से रूट हट जाएगा, वो खाली n बचेगा, तो ये वाला n और ये वाला n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बचा सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा स्मॉल एक्स का स्क्वायर। ये हमारा जो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट का वैसे भी फॉर्मूला होता है, जो यहाँ पर निकल के आ गया, इसका मतलब ये सही लिखा हुआ था। इसी तरीके से दूसरे रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए भी प्रूफ किया जा सकता है, सेम मेथड है, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे byx के लिए प्रूफ किया है हमने, वैसे ही हम bxy के लिए भी प्रूफ कर सकेंगे। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी वन थिंग। दिस इज byx, so we have taken x in the denominator and this should be xy, लिटिल बिट मिस्टेक, यहाँ पर ये होगा bxy। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये होगा इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे गलती से गलत लिखा होता। सो
पहले हमने बी वाई एक्स के लिए प्रूव किया, अब हम बी एक्स वाई के लिए प्रूव करेंगे. सो बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. हमेशा याद रखना, मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के फॉर्मूला सेम रहते हैं. द ओनली थिंग दैट डिटरमाइंस चेंजेस कि x ऑन y है कि y ऑन x है. यहाँ पर y ऑन x था तो इसीलिए डिनोमिनेटर में यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आया है. यहाँ पर x ऑन y है इसीलिए यहाँ डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आएगा. सेम वही करेंगे, r यानी कि कोरिलेशन का फॉर्मूला लिख देंगे, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर. कोवेरियंस का फॉर्मूला ओपन करके लिख दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का फॉर्मूला लिख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया. ठीक है, अब जब हम जो है इसको सॉल्व करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो इसके ऊपर से रूट हट जाएगी, ये वाला n और ये वाला n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर. इसको चाहो तो स्मॉल लेटर्स में लिखना हो तो सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं. सो सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई स्क्वायर. आप वैसे भी देख सकते हैं दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के फॉर्मूला में न्यूमरेटर सेम ही होता है हर जगह, बस डिनोमिनेटर पर ध्यान देना है अपने को कि y ऑन x है तो डिनोमिनेटर में x की वैल्यूज आएंगी, x ऑन y है तो डिनोमिनेटर में y की वैल्यूज आएंगी. होप दिस इज क्लियर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करने हैं हमको और यहाँ पे डाटा अलग तरीके से दिया. मैंने आपको बताया जो SS लिखा होता है, SS का मतलब क्या है, सम ऑफ यानी कि समेशन ऑफ. दूसरे वाले S का मतलब है स्क्वायर ऑफ, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस. अगर यहाँ पे XX लिखा है तो मतलब डेविएशंस ऑफ X, XY लिखा है तो मतलब डेविएशन ऑफ X एंड डेविएशन ऑफ Y, YY लिखा है तो मतलब डेविएशन ऑफ Y. सो SSXX का मतलब हुआ समेशन ऑफ, दैट इज सिग्मा, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ, इसीलिए स्क्वायर किया गया, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम X बार. यहाँ पे y लिखा है तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम y बार, और xy लिखा है तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम, एक बार x बार से डेविएशन x का लेना है, एक बार y बार से डेविएशन y का लेना है. अच्छा, इसके आगे मैंने और भी चीज लिखी है. सिग्मा x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर को ऐसे भी लिखा जा सकता है सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा x का पूरा स्क्वायर. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा एक्स वाई माइनस 1/n सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई. सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं सिग्मा y स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा y का पूरा स्क्वायर. ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये वाले जो मैंने आगे लिखे हैं, ये रेयरली यूज्ड फार्मूलाज हैं, ज़्यादा काम में नहीं आते हैं, फिर भी हर पॉसिबल फार्मूला और हर पॉसिबल तरीके से जिससे फार्मूला को लिखा जा सकता है वो आपको पता होना चाहिए है. तो खैर हमको जो है वैल्यूज़ दे रखी है सिंपली एस एस एक्स एक्स, एस एक्स एक्स वाई और एस एस वाई वाई की. रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है तो एक बार बी एक्स ऑन वाई, एक बार बी वाई ऑन एक्स. न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा एस एस एक्स वाई, ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. न्यूमरेटर तो सेम ही होता है तो दोनों में 2490 ऊपर आ गया. अब ये x ऑन y है तो नीचे आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम y. ये y ऑन x है तो नीचे आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम x. ठीक है, तो एस एस एक्स एक्स की वैल्यू 72 यहाँ आ जाएगी, एस एस वाई वाई की वैल्यू जो है 112772.9 यहाँ आ जाएगी. सॉल्व करेंगे ये आंसर आ जाएगा. सो जब भी आप एस एस एक्स एक्स इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिखा हुआ देखें तो कंफ्यूज नहीं हो, ये और कुछ नहीं है. एस एस एक्स एक्स सिंपली क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. एंड इसी तरीके से बाकियों को भी इंटरप्रेट किया जा सकता है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको ये टेबल दी गई है ना. इस टेबल में सिटी दे रखी है, 2019 का डाटा दे रखा है, नंबर ऑफ फैमिलीज लैक्स में दे रखा है जिसको x वेरिएबल माना गया है, सेल ऑफ ऑटोमोबाइल जिसको y वेरिएबल माना गया उसको थाउजेंड्स में मेंशन किया गया है, x स्क्वायर और xy की वैल्यूज दे रखी हैं. अब ये कह रहे हैं फिट अ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x. इक्वेशन बनानी है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, यानी कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. बाय द लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड एस्टिमेट द सेल. सेल एस्टिमेट करनी है. वैसे भी क्लियर हो गया कि अपने को क्या करना है, सेल्स यानी कि सेल ऑफ ऑटोमोबाइल एस्टिमेट करनी है. जो चीज़ एस्टिमेट करनी है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल.
For the year 2020 for the city जोधपुर which is estimated to have 100 lakh families, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हमको दे रखी है 100 lakh families, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है which is given to us. So 2019 का डाटा दे रखा है. इससे पहले हम रिग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे y on x वाली. दोनों रिग्रेशन इक्वेशन बन सकती है बट हमको ये सोचना होता है कि व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू एस्टिमेट, क्या एस्टिमेट करना है, y एस्टिमेट करना है ना, तो इसीलिए y on x वाली जो है इक्वेशन बनेगी. तो रिग्रेशन की y on x वाली नॉर्मल इक्वेशंस का फॉर्मूला सिग्मा y इज इक्वल टू na प्लस बी सिग्मा x, इसमें वैल्यूज रखेंगे. सो सिग्मा y इज 141.7 इज इक्वल टू n, दैट इज 5 वैल्यूज आर देयर. सो 5a प्लस b इंटू सिग्मा x इज 375. ये बन गई पहली इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर. सो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू 10849 इज इक्वल टू सिग्मा x की वैल्यू 375a प्लस सिग्मा x स्क्वायर 28625b. ये दूसरी इक्वेशन बन गई. पहली इक्वेशन को 75 से मल्टीप्लाई किया है हमने, फिर ये सेकेंड इक्वेशन एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दी. अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. सो 375a माइनस 375a कैंसिल आउट हो जाएगा. ये 28125b माइनस 28625b ये हो जाएगा माइनस 500b, और 10627.5 माइनस 10849 ये हो जाएगा माइनस 221.5. इसको सॉल्व करेंगे, b की वैल्यू आएगी 0.443 और b की वैल्यू आप ऊपर किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो a की वैल्यू आएगी माइनस 4.885. रिग्रेशन इक्वेशंस फॉर्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है b और a की वैल्यू डिटरमाइन करना. और याद रखना y ऑन x हो तो नॉर्मल इक्वेशंस अलग होती हैं, x ऑन y वाली इक्वेशन बनानी हो तो ये नॉर्मल इक्वेशंस अलग होती हैं. ऐसा नहीं है कि इन्हीं b और a की वैल्यूज का इस्तेमाल करके आप जो है x ऑन y वाली इक्वेशन भी बना ले, नहीं, ये y ऑन x वाली के लिए वैल्यूज निकाली गई हैं. सो y ऑन x यानी कि ऐसी इक्वेशन चाहिए हमको, y इज इक्वल टू ax प्लस b. So y is equal to a is minus 4.885. ठीक है, sorry, this is a plus bx. So y is equal to a plus bx. So a की वैल्यू minus 4.885 plus b की वैल्यू 0.443x. इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 39.415 और ये थाउजेंड्स में आया है. सेल्स जो है y की वैल्यू जो है वो थाउजेंड्स में है और जो फैमिलीज हैं वो लैक्स में दे रखी हैं. सो ये जो है इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया. सो हमेशा ये याद रखना कि दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती है. आपको ये चेकआउट करना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है. उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही नॉर्मल इक्वेशंस में वैल्यू पुट करके आपको जो है ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है. फिर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू अपने को 100 दे रखी थी, इसीलिए यहाँ पर x की जगह पर हमने 100 पुट किया है. जब एक बार नॉर्मल इक्वेशन रिग्रेशन इक्वेशन अपनी बन जाती है तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी 100, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी तो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल y की वैल्यू आ गई. यानी कि 100 लाख फैमिलीज जो हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या था अपना, एस्टिमेट द सेल्स फॉर द ईयर 2020 में जोधपुर सिटी में, ठीक है, जब वहाँ पर लगभग 100 लाख फैमिलीज रह रही हैं. तो हमारा आंसर होगा कि उस साल में अप्रॉक्सीमेटली वहाँ सेल कितनी होगी, 39.415 इन थाउजेंड्स. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट भी रिग्रेशन इक्वेशन का ही क्वेश्चन है. देखो अब ये कह रहे हैं फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशंस एंड एस्टिमेट द प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रोडक्शन व्हेन द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज 70%. तो फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं. इसमें दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस पहली बात तो फाइंड आउट करने को बोला गया है. सो दोनों रिग्रेशन इक्वेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. प्रोडक्शन को x वेरिएबल माना गया है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को y वेरिएबल माना गया है. ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आपको दे रखी है. सो ये जो है मीन वैल्यूज दे रखी है, यानी कि x बार 42, y बार 88, ये यहाँ पे वैल्यूज लिख ली. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 12.5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 8.5, r is equal to 0.72. These are the values given to us. अब हम जो है इन वैल्यूज का इस्तेमाल करके रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो bxy is equal to r यानी कि 0.72 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x that is 12.5 divided by standard deviation of y that is 8.5. सॉल्व करेंगे, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आ गई. ऐसे ही
अच्छा, ये जो है x ऑन y है, यहाँ पर निकालेंगे हम y ऑन x की वैल्यू। अगेन यही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये y ऑन x की वैल्यू अब हम निकालेंगे। सो y ऑन x इज इक्वल टू r 0.72 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दैट इज 8.5 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दैट इज 12.5। सॉल्व किया, ये आ गया 0.4896। अब रिग्रेशन इक्वेशंस बना लेते हैं इसी से। तो रिग्रेशन इक्वेशन के लिए अब दूसरा वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, x माइनस एक्स बार दैट इज 42 इज इक्वल टू बी एक्स वाई दैट इज 1.0588 ब्रैकेट में y माइनस वाई बार दैट इज 88। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा x इज इक्वल टू -51.1744 प्लस 1.0588y। ये आई है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ऐसे ही y ऑन x की भी निकाल सकते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। ये हो जाएगा y माइनस वाई बार दैट इज y माइनस 88 इज इक्वल टू b की वैल्यू दैट इज 0.4896 ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार दैट इज x माइनस 42। सॉल्विंग इट, ये आ रहा है y इज इक्वल टू 67.4368 प्लस 0.4896x। ये y ऑन x की इक्वेशन आ गई। तो सबसे पहले तो हमने दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करे हैं, फिर हमने रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड आउट करी हैं। अब ये पूछ रहे हैं एस्टिमेट द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एस्टिमेट करना है, तो मतलब प्रोडक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल है, प्रोडक्शन है x, तो यानी कि x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। when the capacity utilization is 70%, so capacity utilization जो है वो independent variable है और capacity utilization को y से represent किया गया है। यानी कि इक्वेशन कौन सी वाली बननी है यहाँ पर हमारी, x on y। यहाँ पर जो हमें वैल्यू निकालनी है वो x on y वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करके निकालनी है, डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x on y। सो x on y वाली इक्वेशन अपनी आई है ये वाली, दिस वन, x on y वाली। सो -51.1744 प्लस 1.0588y। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अपने को y की वैल्यू दे रखी है 70%, तो y की जगह पे यहाँ पुट कर देंगे 70। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22.9416। ये प्रोडक्शन लेवल होगा जब हम जो है 70% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे होंगे अपनी मशीनरी की या लेआउट की, जिसके बारे में भी मेंशन हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। So the next question is the regression equation for variables x and y are। अब ये regression equations आपको दे रखी हैं x और y की, ये x की और ये y की। ये भी समझ लो इसका मतलब क्या है। ये कह रहे हैं x एंड y की ये regression equation है, तो मतलब ये पहली वाली किसकी है, x की, तो मतलब ये कहलाएगी x on y की। दूसरी वाली किसकी है, y की, तो मतलब ये कहलाएगी y on x की। फाइंड द मीन वैल्यूज एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, मीन वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं, दो रिग्रेशन लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वही मीन वैल्यूज का पॉइंट होता है। तो यानी कि दो रिग्रेशन इक्वेशंस को जब हम एक साथ सॉल्व करेंगे तो जो एक्स और वाई की वैल्यूज आएगी वही इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यूज है, वही मीन वैल्यूज है। तो 7x माइनस 3y, 18 को उधर ले जाके इज इक्वल टू 18 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 4x माइनस वाई, 11 उधर ले जाके पॉजिटिव हो जाएगा, सो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 11। सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 3 ज़ा 33, और पहली वाली इक्वेशन को एज इट इज कॉपी कर दिया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 12x माइनस 7x दैट इज 5x। ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर रहे हैं ना, सो -3y, ऑलरेडी यहाँ पे -3y और हम तो वैसे ही माइनस कर रहे हैं, तो माइनस माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, फिर यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 33 माइनस 18। सो 33 माइनस 18 दैट वुड बी इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 15। सो x की वैल्यू आ गई 3। यही मीन वैल्यू है x की वैल्यू 3 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू 3 पुट करो, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। यही मीन वैल्यूज कहलाएंगी। क्यों, जहां पर दो रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वही मीन वैल्यूज का पॉइंट होता है। तो वही इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं, जब हम दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो जो x और y की वैल्यूज आती है वो इंटरसेक्शन पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं, तो वही मीन वैल्यूज कहलाएंगी। अब हमें फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करके। x ऑन y वाली इक्वेशन है ये 7x माइनस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0।
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x इज इक्वल टू 3y को भी उधर ले जाओ 18 को भी उधर ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू 3y प्लस 18। फिर इसको जो है इस पूरे को डिवाइड कर दो 7 से, तो x इज इक्वल टू 18/7 प्लस 3/7y। ऐसे ही y ऑन x वाली इक्वेशन है ये सेकेंड वाली, तो y और ये 4x माइनस वाई माइनस 11, तो y को उधर ले जाएंगे तो y पॉजिटिव हो जाएगा, इधर बचेगा 4x माइनस 11, यानी कि y इज इक्वल टू 4x माइनस 11। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 4x, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब याद रखो इक्वेशंस जो है वो किस फॉर्म में होती हैं, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, तो ये होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो यानी कि x वाली इक्वेशन में y के आगे जो लगा हुआ है ये 3/7, ये एक तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट हुआ x ऑन y का, क्योंकि ये x ऑन y वाली इक्वेशन है। ऐसे ही y वाली कैसे लिखी जाती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो ये होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। सो y इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 4x, तो यानी कि यहाँ पर 4 जो है वो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट किसका, y ऑन x का, ये आ गया। सो कुछ भी नहीं करना था, बहुत आसान था, सिर्फ इक्वेशन को कन्वर्ट करके लिखना था इन फॉर्मेट में। और हमेशा याद रखो गड़बड़ मत करना, पहली वाली इक्वेशन x के लिए बोली गई है, यानी कि ये x ऑन y की इक्वेशन है। जो x ऑन y की इक्वेशन है उसको इस तरीके से लिखेंगे x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, पूरा सिर्फ x एक तरफ, बाकी सारी वैल्यूज राइट हैंड साइड पे। और ये वाली y की इक्वेशन बोली गई है तो मतलब ये y ऑन x की इक्वेशन है, ये y ऑन x की इक्वेशन है, तो y को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी तरफ। सो y इज इक्वल टू 4x माइनस 11। फिर जो है इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी ये इक्वेशन भी, और हमारे को ये b यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू मिल जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान यही रखना है कि x ऑन y वाली इक्वेशन कैसे बनानी है, y ऑन x वाली कैसे बनानी है। तो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू आ गई 3/7 एंड 4। अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू रूट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। सो r स्क्वायर ले लो तो रूट हट जाएगा, so r square is equal to bxy into byx, that is 3/7 into 4, ये हो गया 12/7, इसका रूट ले लेंगे तो ये आ गई r की वैल्यू, यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला, सिंपली वैल्यू पुट करनी है। अब इसमें जो है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ सेल्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, यानी कि सेल्स डिपेंडेंट वेरिएबल है और एडवर्टाइजमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सेल्स ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ फर्म इज गिवन एज, ठीक है, यानी कि x ऑन y वाली इक्वेशन बनानी है, x ऑन y। सो 2y माइनस 3x प्लस 40 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपको दे रखी है। अब मैं आपको क्लियरली बना के भी दिखा देती हूँ, दैट इज 2y माइनस 3x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अपने को बनानी है x ऑन y वाली इक्वेशन, क्योंकि दे रखा है कि ये x ऑन y की इक्वेशन है। तो x ऑन y की इक्वेशन कैसे होती है, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, तो x की वैल्यू को एक तरफ रखो, 3x को एक तरफ, बाकी वैल्यूज एक तरफ। 3x को अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक तरफ बचेगा 2y प्लस 40, फिर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2/3y प्लस 40/3, आ गई इस फॉर्मेट में। अब y के आगे ये जो वैल्यू लगी है ये क्या होगी, ये होगी कोएफिशिएंट। बट यहाँ पे पूछा कुछ और जा रहा है, यहाँ पर ये कह रहे हैं इफ ₹25 वॉज स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट, अगर एडवर्टाइजमेंट पे 25 रुपए खर्च किए गए हैं तो सेल्स कितनी होगी, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल y की वैल्यू आपको दे रखी है 25, तो वो वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। सो x इज इक्वल टू 25 इंटू 2 दैट इज 50/3 प्लस 40/3 दैट इज 90/3 दैट इज इक्वल टू 30। सो इस तरीके से जो है इक्वेशंस फॉर्म करी जाती हैं। आप हालांकि इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली इक्वेशन दे रखी थी और क्लियरली बोला गया था 25 एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया गया है, तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सो डायरेक्टली y की जगह 25 की वैल्यू रख दो, सिंपली सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। बट टेक्निकली आपको पता होना चाहिए कि x ऑन y वाली इक्वेशन कैसे बनती है और y ऑन x वाली कैसे बनती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो byx is equal to 0.5 and bxy is 2। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x जो है वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे. सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, दैट इज 0.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 1. रूट ले लेंगे तो r कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया. ठीक है. अब रिग्रेशन और कोरिलेशन दोनों वैल्यूज जिस फॉर्मूला में आती हो वो वाला फॉर्मूला हमको लिखना है. सो इट वुड बी बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. सो बी एक्स वाई की वैल्यू 2 इज इक्वल टू आर. आर की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाली 1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो कि हमें निकालना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दे रखी है 2. सॉल्व करेंगे, ये आया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. आपको रिग्रेशन वाले चैप्टर में नॉर्मल इक्वेशंस पढ़ाई गई थी. नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकल के आती है और फिर हम उससे रिग्रेशन इक्वेशन बना सकते हैं. तो देखिए ये दो नॉर्मल इक्वेशंस दे रखी हैं. ठीक है. और आपको जो है डिराइव करना है द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स. रिग्रेशन लाइन डिराइव करने का मतलब वही है इनडायरेक्टली कि पहले आपको रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी पड़ेगी. तो सिंपली इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं. ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन है ये, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. तो 5 2 ज़ा 10a प्लस 10 2 ज़ा 20b प्लस 40 2 ज़ा 80. ये फर्स्ट इक्वेशन. और ये सेकेंड इक्वेशन एज इट इज कॉपी हो गई. 10a प्लस 25b इज इक्वल टू 95. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 10a कैंसिल. 20 माइनस 25b इज माइनस 5b is equal to 80 minus 95 that is minus 15. माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया b is equal to 3. b is equal to 15 by 5 that is b is equal to 3. b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो a की वैल्यू 2 आ रही है. अब हमें जो है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x पता लगानी है. y ऑन x यानी कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. तो ये रहा y इज इक्वल टू a यानी कि 2 प्लस बी एक्स. तो b की वैल्यू आई है 3, सो प्लस 3x. ये आ गई रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x. और अगर रिग्रेशन लाइन भी बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है. एक बार x की वैल्यू 0 रख के y की वैल्यू निकाल लो, एक बार y की वैल्यू 0 रख के x की वैल्यू निकाल दो और उसको प्लॉट कर लो. आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, उससे रिग्रेशन लाइन बन जाएगी. ये आपको पहले भी सिखाया है कि रिग्रेशन लाइन किस तरीके से बनाते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखने में थोड़ा डिफिकल्ट सा लगेगा बट इसके पीछे का मैं लॉजिक समझाऊंगी, डोंट वरी. सबसे पहले आपको दे रखा है u इज इक्वल टू 2x प्लस 5 एंड v इज इक्वल टू माइनस 3y माइनस 6 और रिग्रेशन कोएफिशिएंट दे रखा है हमको y ऑन x का 2.4. तो हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट पता लगाना है v ऑन u का. अब सबसे पहले तो ये समझो कि ये v और u है क्या. देखो x और y हमारे ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं. ठीक है. आपने पढ़ा था चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल. ठीक है. तो जब हम ओरिजिन स्केल करते हैं, कुछ प्लस या माइनस करते हैं या चेंज ऑफ स्केल करते हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं एक नंबर से पूरी सीरीज का, तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्टेंट वैल्यू बदल जाती है. तो उन्हीं वैल्यूज को u और v लिखा है. सो लेट्स से हमने क्या किया, हमारी जो x सीरीज थी, हमने x सीरीज के सारे नंबर्स को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया यानी कि स्केल चेंज किया, फिर प्लस 5 कर दिया यानी कि ओरिजिन चेंज की हुआ, और फिर जो नंबर निकल के आया उस सीरीज को हमने बोला u सीरीज. ऐसे ही जो y की वैल्यूज थी उनको -3 से मल्टीप्लाई किया सारी वैल्यूज को, ये हो गया स्केल चेंजिंग. फिर -6 कर दिया, उसमें से ये हो गया ओरिजिन चेंज करना. ठीक है. और जो रिजल्टेंट वैल्यूज निकल के आई उस पूरी सीरीज को नाम दिया न्यू सीरीज v. तो u और v जो है वो नए वेरिएबल हैं, x और y पुराने वेरिएबल है. पुराने वेरिएबल से नए वेरिएबल हम कैसे बना रहे हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके प्लस साथ में कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके. अब देखिए कैसे सॉल्व कैसे करना है. y इज इक्वल टू a प्लस 2.4x कैसे आया, y इज इक्वल टू a प्लस bx, ये इक्वेशन होती है. सो y इज इक्वल टू a, b की वैल्यू दे रखी है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x का दे रखा है 2.4, तो ये हो जाएगा b की जगह पे 2.4x. अब जो है ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट क्या करना है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ v ऑन u. ठीक है. v का रिग्रेशन कोएफिशिएंट u पे. सो हमें जो है v ऑन u की रिग्रेशन इक्वेशन बनानी पड़ेगी. सो v ऑन u की रिग्रेशन इक्वेशन देखो कैसे बनेगी, यहाँ दे रखा है v इज इक्वल टू -3y माइनस 6. सो पहली वाली रिग्रेशन इक्वेशन u की है, दूसरी वाली v की है, v ऑन u. सो v इज इक्वल टू -3y माइनस 6 दे रखा है. y की ये a प्लस 2.4x,
ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे ब्रैकेट में, ये -6 एज इट इज आ गया, -3 इंटू 2.4x दैट इज -7.2x, ये हो जाएगा -3 और ये बचा -6। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं -7.2x, -6 को पहले -3a को बाद में। ऐसा करने के पीछे एक लॉजिक है, हम इस -6 को ब्रेक करके लिख रहे हैं 12 - 18। 12 - 18 क्या होता है, -6 ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैसे भी लिखो। अब इनमें से कॉमन ले लो माइनस का 3.6, तो 3.6 इंटू 2 होता है 7.2, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5। 3.6 इंटू 5 होता है 18। बाकी का ऐसे ही लिखा रहने दो, 12 - 3a 12 - 3a। अब जो है 2x प्लस 5, ये ऊपर देखो किसकी वैल्यू थी, 2x प्लस 5 u की वैल्यू थी, तो इस पूरे की जगह पे हम लिख सकते हैं u। सो -3.6u प्लस 12 - 3a, ये देखिए अब आप, ये इक्वेशन बन गई v ऑन u की। सो v ऑन u, तो u से पहले जो भी वैल्यू लगी हुई है वही वैल्यू हमारी कहलाएगी v ऑन u का रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और विद साइन लेना होता है तो ये कहलाएगा -3.6, ये वैल्यू होगी bvu की, यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ v ऑन u की। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी था, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ जो v वाली इक्वेशन थी उसको जो है सॉल्व करते जाना है, उसमें वैल्यूज पुट करती जानी है। बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब आपको इक्वेशंस दे रखी है, इफ 3u minus x plus 1 is equal to 0 and 4v minus y plus 2 is equal to 0 and regression coefficient of u on v दे रखा है 1.2, तो regression coefficient of x on y क्या हुआ, ठीक है। अब आप देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं u is equal to ax plus b, b is equal to cy plus d। u का नाता जो है वो है x वाली लाइन से, y का नाता जो है वो v का नाता जो है वो y सीरीज से है, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या किया, जो भी x सीरीज की वैल्यूज थी उन सबको a से मल्टीप्लाई किया, उनका स्केल चेंज किया और उन सब में b ऐड कर दिया, ओरिजिन ऐड कर दिया, तो ये नई वैल्यूज आ गई जिसको हमने u का नाम दिया। ऐसे ही हमने जो है क्या किया, जो हमारा y वेरिएबल वाली सीरीज थी उसको जो है मल्टीप्लाई किया c नंबर से, कांस्टेंट नंबर से, और फिर उसमें d एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया, ये जो है हमारी नई सीरीज v आ गई। तो यानी कि x और y सीरीज में ही जब हम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल कर रहे हैं तब जो वैल्यूज आ रही है सिंपली उसी को हम नई सीरीज, नए वेरिएबल्स u और v का नाम दे रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। अब ये है 3u minus x plus 1 is equal to 0, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है बेसिकली u की कहलाएगी। अगर कुछ भी मेंशन नहीं हो और ऐसे दे रखा है u v x y, तो मतलब पहली वाली u की है, बाद वाली v की है। तो ये है u on v, तो 3u को a की तरफ रखो, बाकी इसको राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव x minus 1, सो x minus 1, ठीक है। x minus 1 को इधर 3 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा x by 3 minus 1 by 3। ऐसे ही ये वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ये v की इक्वेशन है, सो 4v इज इक्वल टू y माइनस 2, y और 2 उधर चले जाएंगे तो हो जाएंगे y माइनस 2। फिर जो है इस इक्वेशन में y माइनस 2 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा y बाय 4 माइनस 1 बाय 2, ये 2 बाय 4 होगा, सो 2 बाय 4 इज 1 बाय 2। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, इक्वेशन की फॉर्म चेंज करी है, वही इक्वेशन जो हमको दे रखी थी उसको इन फॉर्म्स में लिखा है, ठीक है। ये जो है क्या है, u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, उसी फॉर्म में तो लिखा है, ये हो गई b की वैल्यू, ठीक है। सॉरी, नॉट b की वैल्यू, इट मस्ट बी a प्लस बी एक्स, b रिप्रेजेंट स्लोप मोस्टली, a प्लस बी एक्स, तो ये हो गई a की वैल्यू -1/3। ये x और x के साथ जो वैल्यू लगी होती है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे वो होगी 1/3। ऐसे ही यहाँ पर रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू जो y के साथ लगी है वो है 1/4, तो यानी कि BUV रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ u ऑन y इज -1/3 एंड ये जो है BVU, ये b है नॉट y, सो BU v की वैल्यू आ गई थी, अब BVU, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4, y से पहले जो लगा हुआ है वो, ठीक है।
अब इज इट पॉसिबल कि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का जो साइन हो वो अलग अलग हो? नहीं, यही दिखाने के लिए जानबूझ के मैंने ऐसे लिखा था। अगर दोनों का साइन अलग हो जाएगा तो इसका मतलब देयर इज नो पॉसिबल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। सो यानी कि ऐसा पॉसिबल तो है ही नहीं कि दोनों का साइन अलग अलग हो, ठीक है। तो ये देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिख लिया -1/3, जबकि x से पहले की जो वैल्यू है वो +1/3 है, ये गड़बड़ थी। बट ये तरीके होते हैं क्रॉस चेक करने के। ये मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा था कि कभी भी एग्जाम में आपने कोई आंसर निकाला एंड यू आर नॉट श्योर, तो क्या पूरी कैलकुलेशन दोबारा करी जाए? नहीं, मेन पॉइंट्स चेक कर लिया करो कि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट की अगर वैल्यू निकाली है तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए, मतलब आंसर ठीक होगा। अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो दूसरे की 1 से कम होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक होगा। दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 से कम हो सकती है, लेकिन दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू एक साथ 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। उसका कारण मैं आपको समझा चुकी हूँ, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1। खैर, सो ये हमारे पास जो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आ गई, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ u ऑन v एंड v ऑन u की वैल्यू आ गई। अब देखा जाए तो हमें क्या निकालना है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। अब आप ऐसे समझो x और y पुराने वेरिएबल है, तो ये पुराना रिग्रेशन कोएफिशिएंट हुआ bxy, और जब हमने इसमें कुछ ऐड कर दिया और कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर मतलब क्या है कि हमने जो है चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन किया है, ठीक है। तो नई सीरीज आ रही है, तो वो जो नई सीरीज का नया रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो है BUV। अब आप याद करो, मैंने जब प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट पढ़ाई थी तो आपको एग्जांपल्स दिखाए थे बहुत सारे, जिसमें से एक एग्जांपल ये दिखाया था कि अगर आप एक्स सीरीज और वाई सीरीज दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, लेट्स से 2 से ही एक्स सीरीज को मल्टीप्लाई किया, 2 से ही वाई सीरीज को मल्टीप्लाई किया, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट में कोई चेंज नहीं आया था। बट यहाँ पर ऐसा होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब होगा क्या? BUV जो नई वाली रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है वो किसके बराबर होगी? जो पुराने रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू है ओल्ड वाली, मल्टीप्लाइड बाय A डिवाइडेड बाय C। नाउ व्हाई मल्टीप्लाइड बाय A डिवाइडेड बाय C? क्योंकि हम चेंज ऑफ स्केल कर रहे हैं। जब हम चेंज ऑफ स्केल करते हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारा आंसर चेंज होता है रिग्रेशन वाले में। तो A से हमने x को मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, तो यहाँ पर a आ जाएगा न्यूमरेटर में, और ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसमें हमने c से मल्टीप्लाई किया था y की वैल्यू को, तो ये c आएगा डिनोमिनेटर में। ये हो जाएगा 1.2, क्योंकि uv की वैल्यू हमको दे रखी है 1.2 इज इक्वल टू a बाय c। सो a इज, यहाँ पर हमको a दे रखा है 1/3 इंटू c की वैल्यू। सो c की वैल्यू दैट वी आर गेटिंग इज, जस्ट अ सेकेंड, bxy and a by c. So that is a, this is c. Yes, ax plus b, a plus bx, that is the confusion. Fine. एक्चुअली हम लोग यूजुअली ऐसे लिखते हैं u इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, दैट इज वाई आई वॉज गेटिंग बिट कन्फ्यूज, बट ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये होता है कि x के साथ जिससे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है? 1/3 से हो रहा है, तो वो 1/3 जो है ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय इधर y का मल्टीप्लिकेशन जिससे हो रहा है तो वो हो रहा है 1/4 से, सो ये नीचे आएगा डिनोमिनेटर में 1/4 इंटू bxy, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, bxy की वैल्यू 0.99, एंड आई एम डेड श्योर कि ये क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक नहीं समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। इतना तो समझ में आ गया होगा कि भाई कर क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं किया हमने। दो इक्वेशन हमको दे रखी थी, एक u ऑन v वाली, एक v ऑन u वाली, दोनों को सिंपली हमने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करके हमको दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू पता चल गई है, ठीक है। सो BUV हमको इसकी वैल्यू दे रखी थी 1.2, दिस इज इक्वल टू पुराना वाला रिग्रेशन कोएफिशिएंट दैट इज BXY इनटू हमारे ये जो 1/3 x के साथ वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसको न्यूमरेटर में लिया है a और डिवाइड किया है इधर y के साथ जो वैल्यू आ रही है 1/4 उससे। इसको करने के पीछे का क्या लॉजिक है, अब वो चीज़ मैंने आपको पूरी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाई है, लेट्स सी दैट नाउ। ऐसे समझ में नहीं आएगा कि ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला कैसे बना। सो उसके लिए जो है मैंने यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल करके दिखाया है।
रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीरीज में जो है एक कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर सेम रहेगा, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन स्केल। स्केल चेंज करोगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करोगे पूरी सीरीज का एक कांस्टेंट नंबर से, तो ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा, तो ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। नया एग्जाम्पल नहीं लिया है मैंने यहाँ पर, जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी जब आपको रिग्रेशन की, तब जो एग्जाम्पल लिया था, जो क्वेश्चन लिया था, सेम वही मैंने लिया है। तो फर्स्ट टेबल ये रही, और फर्स्ट टेबल से ये बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का कैलकुलेशन कर रखा है, ये ओरिजिनल वैल्यूज है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, सेकंड टेबल पे आओ। सेकंड टेबल पे आने के लिए हमने क्या किया, ये जो एक्स सीरीज थी इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है, पुरानी वाली एक्स सीरीज को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये हो गया 7 2 14, 8 2 16, 5 2 10, 9 2 18 एंड सो ऑन। और जो y वाली सीरीज है उसको मल्टीप्लाई किया है 3 से। अगर दोनों को सेम नंबर से कर देते हैं तो काफ़ी हद तक आंसर चेंज नहीं होता है, और खाली एक सीरीज को अगर जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी को ऐसे ही रहने देते हैं, तो आंसर चेंज होता है। यहाँ पर हमने दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई किया अलग अलग नंबर से। सो y को 3 से किया, 4 3 12, 5 3 15, 2 3 6, 6 3 18 एंड सो ऑन। फिर इसी के बेसिस पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यूज निकाली और एक्स इंटू वाई की वैल्यूज निकाली। आप सिंपली रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल के देखते हैं, देखो। सो बी एक्स वाई यानी कि बी एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू एन, यानी कि नंबर ऑफ पेयर कितने हैं 8, इंटू सिग्मा एक्स वाई दैट इज 3210 माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई दैट इज 150 इंटू 150। न्यूमरेटर में यहाँ पे भी यही आएगा, बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों ही कोएफिशिएंट्स में न्यूमरेटर सेम रहता है। अब ये बी एक्स ऑन वाई था, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा n, यानी कि 8 पेयर्स, सिग्मा वाई स्क्वायर दैट इज 3420 माइनस सिग्मा वाई दैट इज 150 का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर y ऑन x है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा n, यानी कि 8 सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट इज 3076 माइनस सिग्मा एक्स दैट इज 150 इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 0.65 और ये आ रहा है 0.1508, ठीक है। ये क्लियरली विजिबल है कि जो फर्स्ट टेबल थी, जो ओरिजिनल टेबल थी, उसमें कोएफिशिएंट्स की वैल्यू अलग है, नई टेबल में जब हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया दोनों सीरीज का तो वैल्यूज अलग आई हैं। लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से आंसर नहीं निकालते फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करके और नई टेबल बना के, और हमें सिर्फ इतना पता होता कि x वाली सीरीज को 2 से मल्टीप्लाई किया, y वाली सीरीज को 3 से मल्टीप्लाई किया, अब नया रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालो, कैसे निकालोगे? डायरेक्टली निकाला जा सकता था। आप ये देखो ऊपर ये जो आंसर आ रहा है 0.65, पुराना वाला रिग्रेशन कोएफिशिएंट लो 0.98, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से और डिवाइड करो 3 से, तो ये नया रिग्रेशन कोएफिशिएंट बन जाएगा। और क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये किसका है, x ऑन y का कोएफिशिएंट है। x ऑन y का कोएफिशिएंट है तो पहले x की वैल्यू देखी जाती है, तो x की वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए मल्टीप्लाइड बाय 2। और y जो है उस वाली सीरीज में जो भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया होगा उसका हम रिवर्स कर देंगे। जैसे y को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। सो पुराने वाले रिग्रेशन कोएफिशिएंट को हम अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और सिंपली 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नया रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकल के आ जाएगा। पूरा प्रोसीजर लगा के सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये आपके सामने है एग्जाम्पल, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन से, ऐसे ही होगा। अब बी वाई एक्स निकालना है, ठीक है। लेट्स से पूरी टेबल नहीं है, कुछ नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बस इतना पता है कि एक्स सीरीज को 2 से मल्टीप्लाई किया, वाई सीरीज को 3 से मल्टीप्लाई किया। पुराना रिग्रेशन कोएफिशिएंट 1.005 दे रखा है, तो नया कैसे निकालेंगे, 1.005। ये वाला रिग्रेशन कोएफिशिएंट है y ऑन x का, तो y सीरीज को क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देंगे, है ना। और x वाली सीरीज को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, क्रॉस चेक कर लो, ये 1.5080 ही आएगा कैलकुलेट करने पे। यही लॉजिक पिछले वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया गया है और कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली वो फॉर्मूला आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि इस तरीके से क्यों लिखा गया था, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। रिग्रेशन कोएफिशिएंट में ओरिजिन चेंज करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्केल चेंज करने के ना अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप जो है एक्स और वाई सीरीज दोनों को सेम नंबर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर चेंज नहीं होगा। और आपको याद हो प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन वाले में मैंने एक और केस आपको लेके दिखाया था, जहाँ पे एक सीरीज को तो मल्टीप्लाई किया था एक कांस्टेंट नंबर से, दूसरी सीरीज को ऐसे ही छोड़ दिया था,
तो उस केस में एक नया रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरा निकालने के लिए डिवाइड करते हैं। और ये वो एग्जाम्पल है जहां पर एक सीरीज को एक नंबर से मल्टीप्लाई किया गया और दूसरी सीरीज को दूसरे किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ ये पता लगा के कि किस नंबर से मल्टीप्लिकेशन किए गए हैं सीरीज के और पुराने कोएफिशिएंट्स की वैल्यू पता हो तो हम नया रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। यही लॉजिक पीछे वाले क्वेश्चन में लगा है। अब एक बारी पीछे वाला क्वेश्चन वापस से देख लेते हैं। अब आप देखिए, आई होप अब ज़्यादा क्लियर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। सिंपली आप ये मान के चलो कि x और y ओरिजिनल वैल्यूज़ थी रिग्रेशन कोएफिशिएंट की, ये ओरिजिनल वैल्यूज़ थी, ठीक है, ये ओरिजिनल कोएफिशिएंट है। मल्टीप्लाई किया a से, डिवाइड किया c से, ये नए वाले रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आएगी। तो हमें यहाँ पर नए रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1.2 दे रखी थी, इस वाले की bxy की निकालनी थी और ये a और c की वैल्यू हमने इक्वेशन के थ्रू निकाली है, बस वो पुट करी है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल 3u माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये u ऑन y की इक्वेशन है, तो u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था। ये हो जाएगी 3u इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, 3u इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, u इज इक्वल टू एक्स बाय 3 माइनस 1 बाय 3। ऐसे ही v वाली को भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1/3 जो x का कोएफिशिएंट निकला, यहाँ से वैल्यू आ गई 1/4 जो y का कोएफिशिएंट निकला, उसी को यहाँ पर यूज़ किया गया है। ये देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, b ऐड करके ओरिजिन चेंज किया और x वाली सारी वैल्यूज़ को a से मल्टीप्लाई करके उसका स्केल चेंज किया है। तभी इस तरीके से जब हम इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको एक तरीके से वैल्यूज़ मिल रही है कि किन वैल्यूज़ से हमने मल्टीप्लाई किया है, 1/3 1/4। सो इस तरीके से सॉल्व करना है। दिस इज द लॉजिक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ये लॉजिक तो ऑल्दो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे आपके सामने प्रूफ है इस चीज़ का, जो हमने पीछे जो है सॉल्यूशन किया उसका प्रूफ ये एग्जाम्पल है आपके सामने। बट ऑब्वियसली बात है, एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन और इसका ये एग्जाम्पल एंड ऑल दैट तुमको याद नहीं रहने वाला है, तो आपको डायरेक्टली ही याद रखना पड़ेगा वो फॉर्मूला जिसके थ्रू आप जो है पुराने रिग्रेशन कोएफिशिएंट की अगर वैल्यू पता हो तो नया रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। लास्ट में प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर के कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। देखिए काफ़ी आसान है। अ स्टूडेंट कैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ r एस 0.7 एंड 25 है। फाइंड द लिमिट्स विद इन विच r लाइज फॉर एनदर सैम्पल फ्रॉम द सेम यूनिवर्स। ठीक है, ज़्यादातर अगर मेंशन नहीं कर रखा हो कि स्टैंडर्ड एरर या प्रोबेबल एरर निकालना है तो प्रोबेबल एरर निकालते हैं। सो प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। आर की वैल्यू 0.7 पुट करी, एन की वैल्यू 25 पुट करी, सॉल्व करा, ये आया 0.0687। हमें निकालनी है लिमिट्स, ठीक है, विद इन विच आर लाइज फॉर एनदर सैम्पल फ्रॉम द सेम यूनिवर्स। अगर आपको याद हो तो एरर कैलकुलेट करने का पर्पस क्या था कि भाई पॉपुलेशन कह लो या फिर यहाँ पर यूनिवर्स शब्द बोल रखा है, सो द टारगेट ऑडियंस इज टू बिग, हम उसमें से सैंपल्स लेते हैं एंड हाउ कैन वी बी अश्योर्ड कि उस सैंपल के बेसिस पे हमने जो डाटा जो स्टैटिस्टिक कैलकुलेट किया है वो सही होगा। ठीक है, तो उसमें कितनी गलती हो सकती है उसका पता लगाने के लिए हम जो है एरर कैलकुलेट करते हैं। अब हमें लिमिट्स निकालनी होती है कि किस रेंज के अंदर अंदर अगर हम उसी यूनिवर्स उसी टारगेट ऑडियंस से दूसरा सैंपल लेते हैं, ठीक है, तो किस रेंज के अंदर अंदर उस सैंपल का कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो लाई करेगा। तो इसके लिए सिंपली क्या करते हैं, r माइनस प्रोबेबल एरर r प्लस प्रोबेबल एरर। सो r की वैल्यू 0.7 में से माइनस करेंगे एक बार 0.0687, एक बार प्लस कर देंगे, ये रेंज आ गई, ये लिमिट्स आ गई। 0.6313 से लेके 0.7687 इस बीच में जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट दूसरे सैंपल का भी या फिर कह लीजिए पॉपुलेशन का भी लाई करना चाहिए है। एक चीज़ और याद रखिएगा, प्रोबेबल एरर स्टैंडर्ड एरर के जो फॉर्मूलाज हमने कोरिलेशन में पढ़े थे उसमें फॉर्मूला ऐसे होता है 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एन, पूरे पे रूट नहीं लगा हुआ है। लेकिन यही जब हमने रिग्रेशन वाले केस में पढ़ा था तो रिग्रेशन वाले केस में जब स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना था तो पूरे पे रूट लगा हुआ था, 1 माइनस आर स्क्वायर पे भी रूट लगा हुआ था। ऑल्दो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने ये चीज़ पढ़ाई है, बट इस चीज़ का ध्यान रखना कि रूट कब लगा हुआ है कब नहीं। कोरिलेशन वाले केस में 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एन है, पूरे पे रूट नहीं लगा हुआ है। रिग्रेशन वाले केस में
पूरे पे रूट लगा हुआ है। जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टीमेट निकाला था हम लोगों ने रिग्रेशन वाले केस में, उसमें पूरे पे रूट लगा हुआ था। ये वो छोटी छोटी बातें हैं, जब हम फॉर्मूला याद करते हैं ना तो हमें लगता है सेम ही तो है, तब हमें इतना इफेक्ट ही नहीं पता चलता। जब एग्जाम में जो है हमें टिक करना होता है ना फॉर्मूला या क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तब एकदम से कंफ्यूज हो जाता है हमारा दिमाग कि कहाँ पर रूट लगना था, कहाँ पर रूट नहीं लगना था। सो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है 0.9, प्रोबेबल एरर दे रखा है 0.0128, एन की वैल्यू बतानी है। सिंपली फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, probable error is equal to 0.6745 into 1 minus r square divided by root n। r जो है 0.9 वैल्यू पुट हो गई। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे n की वैल्यू 100 आ जाएगी। अब मैं सॉल्व करके जो है आपको नहीं दिखा रही हूँ यहाँ पे, यू कैन सॉल्व इट इजीली। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं तो पॉइंट वाले क्वेश्चन से भी डरना नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस इस तरीके से बनाए जाते हैं ना, जब स्पेशली रूट की या स्क्वायर की बात होती है तो ज़्यादातर क्वेश्चंस इस तरीके से बनाए जाते हैं कि आंसर जो है वो फुली नंबर में आ जाए, मतलब फ्रैक्शन या पॉइंट्स वगैरह में ना आए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज r की वैल्यू 0.6 है, n की वैल्यू 4 है। क्या हम ये कह सकते हैं कि कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है? तो प्रोबेबल एरर निकालते हैं। r की वैल्यू फॉर्मूला में पुट करी 0.6, ये प्रोबेबल एरर की वैल्यू आई 0.21584। अब जो है 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर करेंगे, कितना है 1.295, ठीक है, ये हो गया 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर। अब हमें कंपेयर करना है इसको r से, r की वैल्यू है 0.6, ठीक है, और प्रोबेबल एरर की वैल्यू जो है वो कितनी आई है 1.295। सो 1.295 ये आई है प्रोबेबल एरर की वैल्यू, 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर की वैल्यू, और r की वैल्यू है 0.6। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो r जो है वो छोटा है, ठीक है। r को कब सिग्निफिकेंट मानते हैं? कोरिलेशन कोएफिशिएंट को सिर्फ और सिर्फ तब सिग्निफिकेंट माना जाता है व्हेन r इज ग्रेटर देन 6 टाइम्स द प्रोबेबल एरर। r जो है वो प्रोबेबल एरर का 6 टाइम्स करके जो वैल्यू आती है उससे ग्रेटर हो तो यहाँ पर r तो स्मॉल है, 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर 1 पॉइंट समथिंग है और r सिर्फ 0.6 है, तो यानी कि r की वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है। ऑल्दो वैसे देखा जाए, अगर हम इस तरीके से कंसिडर नहीं करें और खाली देखें कि r की वैल्यू 0.6, तो r की वैल्यू 0.6 अगर वैसे देखें तो मॉडरेट कोरिलेशन दिखाती है, ठीक ठाक है। बट फिर भी यहाँ पर प्रोबेबल एरर वाले तरीके से हमने जो है निकाल के देखा है तो हमारी जो कंडीशन है सिग्निफिकेंट सॉल्यूशन की उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए हम कहेंगे कि r जो है सिग्निफिकेंट नहीं है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण भी है, वो कारण है n इज़ वेरी स्मॉल। यहाँ पे n कितना है 4, सिर्फ और सिर्फ 4 पेयर लेके, 4 सैंपल लेके, ठीक है, क्या आप ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि 2 वेरिएबल्स के बीच का कोरिलेशन जो है वो सिग्निफिकेंट होगा? नहीं। सैंपल साइज जब तक अच्छा खासा नहीं होगा तब तक किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचना मुश्किल होता है। फिर देखिए नेक्स्ट, इफ द SSR फॉर अ गिवन रिग्रेशन मॉडल इज 137.5 एंड SST इज 156। आई होप आपको याद होगा रिग्रेशन वाले में क्या था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन वैल्यूज, ठीक है। देन वी वुड कैलकुलेट आर स्क्वायर्ड एज, आर स्क्वायर यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड आउट करना है, बट याद रखना ये रिग्रेशन मॉडल की बात हो रही है अब यहाँ पे। तो क्या फॉर्मूला था आर स्क्वायर का? SSR डिवाइडेड बाय SST, दैट इज 137.5 डिवाइडेड बाय 156 विच इज इक्वल टू 0.8814। इसी को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो हम इंटू 100 कर सकते हैं, तो ये 88 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब 88.14% ऑफ द वेरिएशन इन द रिस्पॉन्स वेरिएबल यानी कि इन द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय प्रेडिक्टर वेरिएबल यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में जितना भी चेंज हुआ है उसमें से 88.14% चेंज जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण हुआ है, वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। बाकी का रिमेनिंग जो चेंज है दैट इज अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं ये, बस इसमें इतना दिमाग लगाना होता है कि उस टाइम पे आपके दिमाग में क्लिक कर जाए कि कौन सा वाला फॉर्मूला जो है पुट करना है किस तरीके के क्वेश्चन में। थैंक यू।